न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अनिल रस्तोगी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार श्रीवास्तव साहब। सर बहुत ही ऊर्जावान हैं आप, और जो सबसे बड़ी बात है कि आज के युवा के साथ साथ जितने भी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, थैंक यू वेरी मच। रस्तोगी जी, जो सर्वप्रथम जो मुझे सूत्रों से जानकारी हुई है वो ये है कि आपने एक वर्ग जो समाज में है, इसे बहुत सशक्त और मजबूत वर्ग कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो मुझे मालूम पड़ा रस्तोगी साहब, आपने उनके लिए बहुत वर्षों पूर्व सोचा। जो आज हमें सुनाई दे रहा है उसकी गूंज आपने 20-25 वर्ष पूर्व ही प्रयास किया। मैं चाहूँगा थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि वो क्या चीज़ जो आपने प्लान किया और कैसे उसको इतनी दूरी तय कर कर मुकाम तक पहुँचाए। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी दोनों साथ साथ की थी। और उसके बाद मैं कुछ दिनों तो 5 साल तो मैं प्राइवेट सेक्टर में रहा था। उसके बाद मैं एनटीपीसी में आ गया था। एनटीपीसी जो है भारत सरकार की एक संस्थान है, तो मैं वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में था और कंपनी सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ। तो कंपनी सेक्रेटरी रहने की वजह से मैं इस पोजीशन पे था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे वरिष्ठ नेता वरिष्ठ अधिकारियों से जान पहचान थी। तो मैंने जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरे साथ के सारे लोग जो थे वो सब सेल्फ ड्राइविंग कार चलाते थे, लेकिन मेरे सिर्फ क्योंकि राइट लेग में पोलियो था तो उसकी वजह से मैं कार नहीं चला पाता था। तो मेरे को बचपन से पोलियो हो गया था। तो मैं अपने आप को बड़ा हैंडीकैप्ड सा समझता था कि भाई मैं एक छोटे से मेरे राइट लेग में पोलियो है, उसकी वजह से मैं कार नहीं चला पाता हूँ। और मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको कैसे उनका जो है पालन पोषण करूंगा, उनको कैसे कर पाऊंगा। सर उससे पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। हाँ, उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, बहुत बड़ा ख्वाब होता था। हाँ। तो ऐसी कौन सी शक्ति या प्रेरणा आपको मिली कि आपने कहा नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी दोनों बनना है सर? नहीं, इसके लिए भी बड़ा मुझे संघर्ष करना पड़ा सीए करने के लिए। थोड़ा बताइए। क्योंकि सीए करने के लिए जब मैंने बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट क्लास से किया था मेरठ यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली में आर्टिकलशिप सीए के कोर्स के अंदर करनी पड़ती है। मैं जिस फर्म में भी इंटरव्यू देने के लिए जाता था तो सब ये कहते थे कि आपका तो पैर खराब है और पैर खराब होने की वजह से आप डीटीसी की बस में सफ़र नहीं कर सकते, तो आपको हमारे सीए के आर्टिकलशिप के लिए जगह जगह जाना पड़ेगा। तो वो सब फर्म जो है मेरे को रिफ्यूज़ कर देते थे। बड़ी बड़ी फर्मों ने सबने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको आर्टिकलशिप, ये सन जो है मैंने किया था 83 से लेकर ये 81 में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था। और 81 की बात है तब मैं सीए की ट्रेनिंग की थी मैंने। तब उस समय जो है क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर में था। दिल्ली की सारी ज़्यादातर फर्मों के बड़ी बड़ी फर्मों के सबके जो अब मुझे मेरी एजुकेशन को देख के बीकॉम ऑनर्स इन्होंने फर्स्ट क्लास में किया है, वो मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते थे। जब इंटरव्यू में वो देखते थे कि इसके तो पैर में खराबी है और ये जो है डीटीसी की बस में सफ़र नहीं कर सकता, तो वो मेरे से मना कर देते कि सॉरी सर, सॉरी ये रस्तोगी जी, आपको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे को क्लाइंट के पास में आपको ऑडिट पे भेजना पड़ेगा। वो ऑडिट में हम आपको ले भी लें फिर आपको मना करें तो ये हमारे लिए मतलब बुरा लगता है कि एक एम्प्लॉय को मना करें। तो सब ने मना कर दिया। फिर मेरे मामा जी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े उच्च पद पे थे, तो उनकी जो है सिफारिश से एक सीए ने मुझे अपने अकोमोडेट किया। फिर उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और मैंने सारे एग्जाम सीए के और कंपनी सेक्रेटरी साथ साथ पास किए। उस वक्त सर उम्र कितनी रही होगी आपकी? उस समय मेरी उम्र करीब जो है 24 साल की थी। बताइए, बहुत कम उम्र थी, इतना परिपक्व नहीं होता आदमी। हाँ, लेकिन आप मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े आप। और फिर उसके बाद जब मैंने सीए और सीएस कर लिया तो प्राइवेट सेक्टर वाले ने भी जो है क्या कहते हैं जनरल वालों ने मेरी क्वालिफिकेशन और मेरा देख के कि मैंने सीए को जो है एग्ज़ाम बड़ी जल्दी पास कर लिया, उसके मेरिट के हिसाब से मुझे नौकरी देने में कोई परेशानी नहीं दी और वो बड़े खुश थे मेरे काम से। और कई बार 1-2 बार तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो आदमी जो है उसके पैर में खराबी होने की वजह से के बावजूद भी वो, और लोग तो अपनी सीट पे बैठते रहते हैं और चपरासी का वेट करते हैं कि चपरासी आएगा तो ये पेपर उठा के ले जाएगा या कुछ करेगा, और ये अपने आप ही खुद चल के आते हैं और डायरेक्टर के पास ऊपर नीचे बिना लिफ्ट मिले तो लिफ्ट और नहीं तो जीने में ही चल दे के कर देते हैं। फिर उसके बाद मेरी एक लड़ाई रही बहुत विकलांगों के लिए गाड़ी बनाने की।
राइट, मतलब आपको ये था कि आर्टिस्टशिप आपको बड़ी मुश्किल से मिला, हाँ हाँ लेकिन आपने सारा मुकाम हासिल किया। जी फिर आपके दिमाग में ये था कि भाई एक गाड़ी होनी चाहिए हाँ आपको चलाने के लिए। चलाने के ये लिए कब दिमाग में बात आई? ये मेरे दिमाग पे ये आई कि जब मैं देखता था कि मेरे फ्रेंड्स और कुलीग जो मेरे साथ के जिन्होंने सीए किया था और वो सर्विस के अंदर, मैं भी अच्छी जॉब में था, मेरे को भी भगवान की कृपा से अच्छा जॉब मिल गया था और मेरी काफ़ी इज्जत भी थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मैं कंपनी सेक्रेटरी भी था, मैनेजर फाइनेंस भी था और मेरे को पावर भी थी और मेरा मालिक भी बड़ा मेरे से खुश था। मेरे को टाइमली इन्होंने इंक्रीमेंट भी दिया, हर तरह का सपोर्ट था। मेरे अंडर भी 1-2 चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दिए उन्होंने कि नहीं आप इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के और जो है ऑडिट का काम कीजिए। आप तो मतलब आप जूनियर लेवल का काम मत करिए, अगर जूनियर लेवल का काम है उसके लिए तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट दे देते हैं, लेकिन आप ग्रुप को हम जैसे राइज कर रहे हैं उसके साथ आप भी ग्रुप कीजिए। तो फिर मेरे को ये लगता था कि ये सब लोग तो अपनी गाड़ियों से चल जाते हैं, मेरे को टैक्सी मंगानी पड़ती है या कुछ और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड। एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स टाइप का आया कि मैं एक पैर में खराबी होने की वजह से गाड़ी चलाने से जो है क्या कहते रहूं। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च देखा तो बाहर के देशों में सब में गाड़ियां जो है विकलांग इसके डिसेबल लोगों के लिए बनती है और डिसेबल लोग खुद चलाते हैं गाड़ी को। इवन सुजुकी, जो मारुति ने जब इंट्रोड्यूस की गाड़ी, तो सुजुकी जापान के अंदर इस तरह की गाड़ी बनाती थी जो डिसेबल्ड लोग, हर तरह के डिसेबल्ड लोग चला सकते थे। तो मैं इसी प्रयास में मारुति वालों से भी मिला और मारुति ने जब कॉमन आदमी के लिए मारुति 800 निकाली तो उसके बाद मारुति वालों से बहुत झगड़ा किया। फिर मारुति ने 800 सीसी की जो कार मारुति वाली आई थी पब्लिक के लिए, वो कार स्पेशली डिजाइन डिसेबल लोगों के लिए बनाई। मतलब आपकी लड़ाई और आपके प्रयास से ये काम हुआ? ये सब मेरे प्रयास और मैं अकेले अपने लेवल से जो है क्या कहते हैं मैंने लड़ाई की और अखबारों में भी, पत्रकारों में भी, पेपर में भी निकाला, प्रेस में भी निकाला और उनसे मिला भी और उनको कन्विंस भी किया इस बात के लिए कि आप ये गाड़ी बनाइए। आप जो है क्या कहते हैं, उस समय मारुति जो थी, मारुति उद्योग लिमिटेड था और ये भारत सरकार की कंपनी थी। तो मैंने कहा भारत सरकार की कंपनी होने के नाते तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी काम करें। हाँ सर, आज के समय में एक डीएम से लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते, हाँ। लेकिन आप तो पूरी सरकार से आपने ये निश्चय कर लिया। हाँ। उसके बाद थोड़ा वाकया बताइए क्या हुआ, जैसे कि लोगों को और शक्ति मिले। तो उसके बाद क्या हुआ, मारुति वालों ने गाड़ी बनाई डिसेबल लोगों के लिए और ये जो है मारुति ने फर्स्ट कार बनाई थी 1986 में। 86 में मारुति 886 में उसको उन्होंने जो है क्या कहता है हैंडीकैप वर्जन का नाम दिया था। और मारुति 800 सीसी की जो कार बनाई थी वो 9 वर्जन में बनाई थी, जिसमें हर एक वो टेलर मेड कार थी और जिसमें जिसकी डिसेबिलिटी जैसी होती थी। अगर किसी के एक पैर खराब है तो उसको एक पैर के हिसाब से मॉडिफाई कर देते, दोनों पैर खराब हैं तो उसको हाथ में वो एक्सीलेटर और ब्रेक दे देते थे, ताकि हर तरह की डिसेबिलिटी वाले लोग जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो उसको चला सके। वो कस्टम ड्यूटी बनती थी और कस्टम मेड बनती थी और ऑर्डर पर बनती थी। उसके लिए आपको 10,000 रुपये का टोकन अमाउंट देके वो कार को बुक करना पड़ता था। फिर आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और अपने सारे पेपर जमा करने पड़ते थे कि आपकी सिर्फ ये डिसेबिलिटी के अलावा आपको कोई भी मतलब और खराबी नहीं है कि जैसे सुनने में या कोई देखने में, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस में कोई दिक्कत हो, आप सेल्फ ड्राइव कार चला सकते हैं। तो इसके बाद मारुति ने 800 सीसी कार बनाई और उसके बुकिंग भी की, उसका अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में फिर जिन लोगों ने गाड़ी खरीद ली तो ये कार जो थी वो ऑर्डिनरी कार से करीब 20% महंगी थी। तो 20% को 20% मतलब महंगी पड़ती थी, महंगी पड़, वो कस्टमर को 20% महंगी थी। तो हमने मारुति वालों से पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया। फिर हम अगेन मारुति वालों के पास में गया और मारुति वालों से फिर पूछा कि आपने गाड़ी क्यों बंद कर दी, इतने बढ़िया आपने हमारे कहने से प्रोजेक्ट बनाया। तो उन्होंने कहा रस्तोगी साहब ये गाड़ी हमें इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि ये कार 20% ज़्यादा महंगी पड़ती है और महंगी इसलिए पड़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर 40% एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। अगर ये 40% की एक्साइज ड्यूटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम कर दे तो ये कार की कीमत कम हो जाएगी और ये कार के लिए हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंपोर्ट करना पड़ता है और जो डिसेबिलिटी लोग हैं उनके हिसाब से जो अटैचमेंट लगाने पड़ते हैं वो भी हमें इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी नॉर्मल रेट से वो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में अगर लेके उनसे रिड्यूस करा सकते हैं ड्यूटी को, ये इंपोर्ट ड्यूटी को,
तो हम आपको कंसेशन, वो ड्यूटी का जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, तो कार एक अफोर्डेबल कॉस्ट में आ जाएगी। तो उसके बाद फिर आप फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत लड़ाई की, काफ़ी लेटर्स भी लिखे, प्रेस में भी लिखा, और भी जो है मैंने अपने जो मेरे आईएएस ऑफिसर कई जो है मेरे संबंध थे जिनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और मिनिस्ट्री ऑफ जो है जीएसटी डिपार्टमेंट, जो एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट है, उन सब का भी मुझे बहुत सहयोग मिला, और उन सब के प्रयासों से मैं उनको भी कन्विंस कर पाया। तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनल जो है 99 के अंदर जो है अपने बजट के अंदर जो है एक्साइज ड्यूटी का जो स्लैब है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए 40% की जगह 25% कर दिया, आपके प्रयास से। बहुत बड़ी बात है सर ये। हाँ, 40% से 25% कर दिया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ये आई कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्साइज की ड्यूटी का रेट तो कर दिया, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। फिर उन्होंने गाइडलाइंस के उन्होंने कहा, पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट अलाउड किया था, लेकिन इंपोर्ट के अंदर जो है मिसयूज़ किया था और गवर्नमेंट को कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी को जो है विड्रॉ करना पड़ा था। तो आप कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि जिससे लोग इस फैसिलिटी का मिसयूज़ न करें। तब मैंने उनको बताया कि भाई इसकी ट्रांसफरेबिलिटी आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि कोई भी गाड़ी अगर कंसेशनल एक्साइज ड्यूटी पर खरीदेगा वो 5 साल तक बेच नहीं पाएगा। जी, ये भी आपने अपने दिमाग से सोचा। हाँ, कि कैसे भी विकलांग लोगों को फायदा मिले, उसके लिए कितना प्रयास कर सकते हैं आप। हाँ, देन उसके बाद में फिर मारुति ने जैन कार बनाई जो कंसेशनल एक्साइज ड्यूटी पे अवेलेबल थी और उसके अंदर कोई लग्जरी फीचर नहीं था, ताकि कार उसकी की कीमत अफोर्डेबल रहे। मेरा मकसद यही था कि जो है कार जो है वो मोर एंड मोर डिसेबल्ड पर्सन शुड यूज दिस कार, ताकि लोग वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और किसी ऊपर के किसी दूसरे आदमी के ऊपर निर्भर ना रह सकें। तो वो आपने फेस किया था? ये मैंने फेस किया था। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद में डिसेबिलिटी ये भी जो है क्या कहते हैं, मारुति ने जैन कार को भी बंद कर दिया। मारुति वालों ने कहा कि भाई देखिए, अब पहले हम गवर्नमेंट कंपनी थे, अब हम प्राइवेट में सेक्टर में हो गए और इसका सारा कंट्रोल सुजुकी के पास है। तो सुजुकी के होने के बाद जैसे अब हम जो भी वेंचर करते हैं, जो भी कार का मॉडल लाते हैं, उसके पहले ये देखते हैं कि ये हमारे को प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तो ये हमारी कार में जितनी हमारे को जो है एक सेपरेट मॉडल बनाना पड़ता है इस कार का, तो ये हमारे लिए वायबल नहीं है। तो वायबल ना होने की वजह से हम इसको जो है डिसकंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की थी उसमें एक कमी रह गई थी कि ये जो है कंसेशनल एक्साइज ड्यूटी उस कार पर मिलेगी जो कस्टम डिज़ाइन कार है, मैन्युफैक्चर बना है। तो मारुति के अलावा मैंने हुंडई को भी बहुत लिखा और फोर्ड आई थी तो उसमें फोर्ड को भी लिखा, और भी जितने मैन्युफैक्चर थे सबको मैंने लिखा, लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चर ने ये जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए कार बनाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन राज्यसभा में भी उठा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सब मैन्युफैक्चर को लिखा, लेकिन कोई भी कार मैन्युफैक्चर आ गया है नहीं। इसका मतलब ये होता था कि सिर्फ लेफ्ट लेग की डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते थे, लेफ्ट लेग की डिसेबिलिटी वाले, उन लोगों को तो मारुति कंसेशन देता था, मारुति या और मैन्युफैक्चरर कंसेशन देते थे, क्योंकि लेफ्ट लेग की अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार है तो उसमें लेफ्ट लेग की डिसेबिलिटी वाले उन लोगों को तो मारुति कंसेशन देता था, मारुति या और मैन्युफैक्चरर कंसेशन देते थे, क्योंकि लेफ्ट लेग की अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार है तो उसमें लेफ्ट लेग के डिसेबल पर्सन को कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती, तो उनको तो कंसेशन मिल जाता था। बाकी पहलू से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन बाकी लोगों को कंसेशन नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए मैंने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर से अपॉइंटमेंट लिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के सीनियर आईएएस ऑफिसर ने मेरी बात को पूरा सुना। मैंने उनको पूरे फैक्ट एंड फिगर्स वगैरह सारे बताए और सब बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो वो मेरी बात से कन्विंस हुए और उन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया, और डिपार्टमेंट्स के बुलाने के बाद मैं कहा कि 15 दिन का टाइम देके आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मारुति को भी बुलाओ, हुंडई को भी बुलाओ, हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट को भी बुलाओ और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को भी बुलाओ, क्योंकि वो सीनियर ऑफिसर थे। तो उन्होंने सब डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई और उसमें मुझसे कहा कि आप प्रेजेंटेशन देंगे कि क्या क्या इशू फेस करते हैं। तब उसमें मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, और सब लोगों की जो ये बात है 2013 की, 13-14 में, ये बात है करीब 24 की, 2024 की। हाँ नहीं सॉरी 2024 नहीं, सॉरी ये 2021 की बात है करीब। 21 की बात में मैंने फिर ये सब वो कराया, और उसके बाद फिर उनसे जो है
उनसे मिला। फिर उन्होंने जो है क्या कहते हैं बोले कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी चीज़ों को के बारे में आप जानते हैं, तो आप कैबिनेट नोट बनाइए क्योंकि हमें इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स बदलने हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, जीएसटी एक्ट में भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो उस वक्त आपने जो सबकी मीटिंग्स हुई बुलाई उन्होंने, हाँ, सेक्रेटरी की, जीएसटी की, हर किसी की, तो उसमें क्या आपने एडवाइस दिया? मैंने उनको यही एडवाइस दिया कि भाई अल्टीमेट तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये मतलब ये मैंने कहा कि भाई डिसेबल आदमी डिसेबल्ड है, मतलब इसमें ये नहीं फर्क होना चाहिए कि किसी आदमी के राइट लेग की डिसेबिलिटी है या लेफ्ट लेग की डिसेबिलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा पर्पज ये रहा है कि डिसेबल लोगों को फायदा पहुंचाना। और कई ऐसे कोर्ट केसेस भी हैं जिसके अंदर उन्होंने ये भी रूल किया है कि जो है डिसेबल लोग, मतलब डिसेबल तो डिसेबल है, चाहे उसको राइट लेग की डिसेबिलिटी हो चाहे लेफ्ट लेग की डिसेबिलिटी हो, उस एंड यूजर को जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। न कि आप इस बात पर जो है ये कहें कि ये मॉडल इसको डिसेबिलिटी, राइट लेग की डिसेबिलिटी है तो इसको एडवांटेज नहीं मिलेगा और जो है या उसके लेफ्ट की मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये गलत है। ये कोर्ट ने कई बार कई रूलिंग दी। तो जो एक्ट में जहाँ प्रोसीजर में चेंजेस है वो सारे चेंज कराओ। फिर अल्टीमेटली एक कैबिनेट नोट बना, मैंने भी उसमें हेल्प किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इनपुट चाहिए था वो सारे उनके डिपार्टमेंट को दिया। फिर कैबिनेट में नोट बना और कैबिनेट नोट बनने के जीएसटी काउंसिल में गया और जीएसटी काउंसिल बनने के बाद में उन्होंने गाइडलाइंस रिवाइज कर दी। लेकिन गाइडलाइंस में अब रिवाइज गाइडलाइंस में ये है कि 1200 सीसी तक की पेट्रोल कार और 1500 अपडेटेड 1200 सीसी की पेट्रोल कार और 1500 सीसी की डीजल कार जिसकी लंबाई 4 मीटर हो, वो किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर, चाहे वो हुंडई की कार हो, चाहे मारुति की कार हो, चाहे कोई वो इसकी एमजी मोटर की कार हो, किसी की अगर इस क्राइटेरिया में फिट होती है तो उसके ऊपर कंसेशनल, टाटा की कार हो तो वो उसके ऊपर कंसेशनल जीएसटी लगती है। और दूसरे ज़्यादातर स्टेट ने वो उसके ऊपर रोड टैक्स एग्जम्प्ट कर रखा है और इसके अलावा 50% उसके ऊपर इंश्योरेंस में रिबेट मिलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और ये NHAI है, एक फास्टैग इशू करती है उसके लिए। और वो फास्टैग इशू करने के बाद में उसके ऊपर किसी भी जो है फास्टैग पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसका अल्टीमेट मैंने अभी वो जो फास्टैग होता है लाइफ टाइम होता है, वो लाइफ टाइम होता है, कार के वैल्यू, कार के हिसाब से होता है वो। अच्छा। कार की जब लाइफ होगी तो अब उसके बाद में अब उसका नेट रिजल्ट ये है कि जो 13 लाख, जो अभी मैंने जो है कुछ महीने पहले गाड़ी खरीदी है मारुति हुंडई की वेन्यू मॉडल, वो मारुति हुंडई की वेन्यू मॉडल जो है, जो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए 13 लाख की कॉस्ट करती है, वो मेरे 11 लाख की पड़ी है। सस्ता हुआ है। तो मतलब एक ये है कि 2 लाख रुपए की रिबेट मिलती है। ये तो वन टाइम रिबेट मिल गई। इसके अलावा उसको हर साल इंश्योरेंस में फ़ायदा मिलेगा और वो कहीं भी ट्रेवल करेगा ऑल ओवर इंडिया तो उसको फास्टैग की वजह से कहीं पे भी जो है टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और सर आपने बताया कि कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, कोई एजेंट है उसको मॉडिफाई कर देता है, वो एजेंट है, वो हाँ वो क्या कहते हैं, और सारे स्टेट्स में इस तरह के जो है एजेंसी हैं जो मॉडिफाई कर देती हैं गाड़ी को और उसके बाद आप आराम से चला सकते हैं। तो सर ये आपकी बड़ी लंबी लड़ाई रही। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी मानसिक शक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन इसके साथ मैं जो बोलूँ सर आपको, हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व को भी आप धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता चाहूँ। मैं उनको 2-3 चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए वो मोदी जी जो है, मोदी जी दिव्यांग लोगों को इनका नाम देते हैं दिव्यांग लोग जी। और दिव्यांग लोगों के लिए उनके मन में बहुत जो है क्या कहते हैं मैं कहूँगा बहुत विशेष प्रेम है। जी। और एक बात और मैं आपको कहूँगा जो मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन एक और फील्ड में भी रहा है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम में बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसमें हर एक डिपार्टमेंट है वो उसने अपना एक परफॉर्मा कर रखा है कि आपको डिसेबिलिटी के लिए इस परफॉर्मा में सर्टिफिकेट चाहिए। तो उस परफॉर्मा में सर्टिफिकेट चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑफिशियल से बात हुई। एक बार मैं बैठा हुआ था तब मैंने उनसे कहा कि भाई आपने जो है इंडिया भारत के किसी भी सिटीजन के लिए एक आधार कार्ड बना रखा है और आधार कार्ड उसकी पहचान होती है, तो ऐसे ही आप जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए एक आधार कार्ड क्यों नहीं बना देते, एक पहचान पत्र बनाइए और वो आपने डिसेबिलिटी के लिए यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बना दीजिए
तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड होने की वजह से वो सब डिपार्टमेंट में वो ही चल जाएगा, मतलब सभी डिपार्टमेंट से उसको भागना नहीं पड़ेगा, उसको भागना नहीं पड़ेगा अलग अलग प्रमाण पत्र लेने के लिए। प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो मैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हूँ, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब काम हुआ। तो फिर उसके बाद में अब मेरे पास भी एक यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, अच्छा, और उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है, और आपको जो है अपने जो है आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो मेडिकल सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला वो अपलोड करना पड़ता है। फिर वो एक डेट देते हैं, वो डेट पे आपको मेडिकल बोर्ड के ऊपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपीयर होना पड़ता है, और उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपीयर होंगे तो उसके बाद में वो आपको कार्ड जो है आपके घर पे आ जाता है, बिना किसी फीस के, बिना किसी उस पर अपॉइंटेड डेट पे आप आ जाइए। मेरे पास भी वो कार्ड है, और मैं सभी लोगों से जो है ये खासतौर पे मैं ये करूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सहूलियत दी है उस सबका अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग उसका जो मेरा प्रयास रहा है उससे बहुत फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपने सर इस वर्ग के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार का भी आपके साथ हाँ, नहीं बहुत सहयोग रहा, तभी ये सब संबद्ध हो पाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट का बहुत सहयोग दूंगा कि उन्होंने सब बातों को सोचा, और जहाँ पे भी मैं गया मेरी बात को पेशेंटली सुना, और इस बात को समझने के बाद में उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, जहाँ जहाँ को कमी रह गई थी वो सारा दूर किया। अब भी मेरी लड़ाई जारी है, अब भी लड़ाई जारी है। अब मैं उसके बारे में, मेरा प्रयास ये है कि जो उन्होंने जीएसटी के रेट जो है वो 28% से 18% किए हैं, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 5%, जो कार के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी है वो 5% है, तो 5% की जगह पे वो जीएसटी जो है वो 5% जो है वो डिसेबल लोगों के कार के ऊपर भी 5% जीएसटी लगे, जो 18% जीएसटी है उसकी जगह 5% हो। तो ये और बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। हाँ हाँ, अनिल रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी डिसेबल लोग हैं इस इंटरव्यू जब देखेंगे तो